अरशद शरीफ को शहीद कर दिया जाता है मुल्क से बाहर। जब ताने बाने पूछे जाते हैं तो बताया जाता है कि जो उस वक्त की रजीम थी, उसको अरशद शरीफ जो नैरेटिव प्रेजेंट कर रहा था, इंफॉर्मेशन दे रहा था, वो सूटेबल नहीं थी। असद अली तूर को FIA 2024 में अरेस्ट कर लेती है। इमरान खान साहब के दौर में कुट भी पड़ती है उनको। मतीउल्लाह जान को एक दिन के लिए उठा लिया जाता है, फिर रिलीज़ कर दिया जाता है। शाकिर रवान साहब को गायब किया जाता है दिसंबर 2024 में। इमरान रियाज़ ख़ान को तवील अरसे के लिए गायब किया जाता है, उन पे ज़ुल्म तशद्दुद किया जाता है। जब वो रिलीज़ होते हैं तो मंज़र हम सब ने देखे कि एक इंसान जो हट्टा-कट्टा चंगा-भला भाई था, वो कैसे बिल्कुल एक ढांचे की तरह बाहर निकलता है। और ये मकबूल जान साहब कभी अंदर होते हैं, कभी बाहर होते हैं। आज़म चौधरी साहब को PTV से फायर कर दिया जाता है। समीना पाशा साहिबा को GNN से ऑफ एयर कर दिया जाता है। साबिर शाकर साहब को ARY से ऑफ एयर किया जाता है, और जब उनकी ज़िंदगी को थ्रेट होता है तो पाकिस्तान छोड़ देते हैं। पारस जान ज़ेब साहिबा को ऑफ एयर किया जाता है। जमील फ़ारूकी साहब को, काशिफ़ अब्बासी साहब को, हबीब अकरम साहब को, अदनान बाजवा साहब को, खालिद जमील साहब को, ज़ुबैर अली ख़ान को, ये सारे वो लोग हैं लिस्ट जिनको ऑफ एयर किया गया या फायर किए गए। कुछ के इदारे उनके साथ खड़े हैं, तनख्वाहें दे रहे हैं, कुछ के इदारों ने उनको नौकरी से निकाल दी। अहमद नूरानी जो फैक्ट फोकस चलाते हैं, उनके भाइयों को अबडक्ट किया जाता है, और अब हमारे प्यारे, हमारे मोहसिन, हमारे बड़े भाई की तरह फ़रहान मलिक भाई, रफ्तार न्यूज़ जो फाउंड किया, चलाते हैं, उसकी जान है, उनको FIA ने अरेस्ट कर लिया। तरीके वारदात होता है कि कानून दिखाया जाता है, उसके तहत डराया जाता है। फ़रहान मलिक साहब को कहा गया कि आपके एक इंटरव्यू के अंदर किसी बंदे का ओपिनियन था जो गैर मुनासिब था, लिहाजा हम आपको उठा रहे हैं। उन्होंने कहा जनाब, ओपिनियन देना हर बंदे का राइट है, और उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करना आपका राइट है। उसका एक प्रोसीजर प्रोटोकॉल होता है। अगर आप किसी को दोपहर 1 बजे बुलाते हैं, इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बने, उनसे मिलते नहीं हैं, फिर उनको 6 बजे अरेस्ट कर लेते हैं, तो ये प्रॉब्लमैटिक है। इस सब चीज़ का पर्पस क्या है कि आज़ादी दबाओ, क्योंकि सोशल मीडिया तो दबा सकते नहीं आप। फायरवॉल इंस्टॉलेशन के बाद, इंटरनेट डिसरप्शंस के बाद, ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली गई कि सोशल मीडिया पे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। लोग आवाज़ उठाएँगे, डिफरेंट टॉपिक्स पे उठाएँगे, और इवन सोशल मीडिया के ट्रेंड्स मैनिपुलेट और क्रिएट नहीं किए जा सकते। ये PTV का दौर नहीं है, स्टेट रन मीडिया का दौर नहीं है। फिर जो ये छोटे इंडिपेंडेंट जर्नलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये किसी कारोबारी की भी नहीं है। यानी कि कोई प्रॉपर्टी डीलर है जो एक TV चैनल ओन करता है, उस पे प्रेशर नहीं डाला जा सकता। उनकी कोई वसी कारोबार नहीं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जर्नलिज़्म से अपना तल्लक रखते हैं। निजी तौर पे मैं नाम नहीं लूँगा चैनल्स के, 2 यूट्यूबर्स हैं, एक इस्लामाबाद से और एक कराची से, जिनके ऊपर FIA की समन्स हुई हैं, और पीका के तहत उनको प्रोसिक्यूट करने की कोशिश की गई है। मैं उनके नाम इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि उन्होंने खुद नहीं बताया, तो गैर मुनासिब होगा अगर मैं उनके नाम ले लूँ, लेकिन मुझे पता है कि उन पे ये तशद्दुद और ज़ुल्म हो रहा है। हमारे दफ़्तर में आए दिन एक बहस, एक तूफ़ान बदतमीज़ी होता है कि क्या बात की जाए, क्या बात नहीं की जाए। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ढके छुपे अल्फाज़ों में आपको हर चीज़ बयान कर दूँ। जिस रियासत में हम रहते हैं, वहाँ पे ये प्रॉब्लम्स बहुत गहरी हैं। बहरहाल हम कोशिश करते रहेंगे, काम करते रहेंगे इस चीज़ के ख़िलाफ़। सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया हमें सब्सक्राइब करने के लिए। जिन जिन दोस्तों ने हमारी फैमिली में शामिल हुए हैं 3000 की सब्सक्रिप्शन लेके, काइंडली हमें व्हाट्सएप किया करें, ताकि हमें पता हो कि हमने किस ग्रुप में ऐड करना है। वैसे जो आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए आपको 12 वीडियोज़ हर महीने मिलेंगी, जो प्राइवेट वीडियोज़ होगी। यानी कि वो कंटेंट किसी ने ना पहले देखा होगा, ना वो कभी किसी मेन चैनल पे अपलोड होगा। वो सिर्फ आपके कंजम्पशन के लिए होगा जो 3000 की सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं। अब वो कंटेंट होगा क्या? उसमें आपको लाइफ स्टोरीज़ पता चलेंगी, कुछ फ़िलोसॉफ़िकल आइडियाज़ डिस्कस होंगे, कुछ पर्टिकुलर इंसिडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से चैनल्स डिमोनेटाइज़ हो जाते हैं, वो ग्रेट डिटेल में डिस्कस होंगे। कुछ आपके साथ कंटेंट शेयर किया जाएगा जो अवेलेबल नहीं है आम पब्लिक को, और जो पब्लिकली उस तरह शेयर भी नहीं हो सकता। मोस्टली चीज़ें एजुकेशन रिलेटेड होंगी, हर चीज़ का कोई लेसन होगा पीछे। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकें। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, 3000 रुपीज़ भेजें, व्हाट्सएप करें, और ईऑन फैमिली का हिस्सा बनें। थैंक यू। मारंग बलोच साहिबा ने क्वेटा के अंदर प्रोटेस्ट किया है, क्योंकि वहाँ पे जो रिलेटिव्स थे मिसिंग पर्सन्स के, उन्होंने कहा कि जो जाफ़र एक्सप्रेस हादसे के अंदर लोग कत्ल किए गए हैं, यानी कि उनको मार दिया गया, जो दहशतगर्द थे, उनकी बॉडीज़ आइडेंटिफाई करवाई जाएँ। हो सकता है ये इन मिसिंग पर्सन्स के लवाहिकीन जो हैं, उनको आइडेंटिफाई करके उनकी बरियल कर सकें।
सरकार ने कहा कि जो लोग बिल्कुल पहचाने नहीं जा रहे, यानी कि अटैक के अंदर इतने उनकी बॉडीज़ डिसफिगर हो गई हैं, तो उनको तो हमने ऑलरेडी दफना दिया। बाकी जो बंदे रह गए हैं अस्पताल में, आप उनको देख लें। 2 हफ्ते से ये डिमांड चल रही थी, बैक एंड फोर्थ। बलोच यकजहती कमेटी डिमांड कर रही थी, सरकार रिफ्यूज़ कर रही थी। इवेंचुअली वहाँ पे प्रोटेस्ट हुए, जुल्म और बर्बरियत हुआ, सरकार ने लाठीचार्ज किया, लोगों के सर फाड़ दिए। अब बहुत सारे जर्नलिस्ट ने, बहुत सारे मेन स्ट्रीम टीवी चैनल्स ने कोशिश की है कि ये एक नैरेटिव बिल्ड किया जाए कि मारंग बलोच कहाँ थी जब जाफ़र एक्सप्रेस वाली बात हो रही थी। बड़ा अच्छा नैरेटिव है। मेरा सवाल ये बनता है कि हमारे सारे सियासतदान कहाँ थे? हमारी सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ कहाँ थी जब जाफ़र एक्सप्रेस की एक्टिविटी परफॉर्म हो रही थी? कंप्लीट एंड अटर फेलियर ऑफ स्टेट था। ठीक है। पीएमएलएन के एक साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो कहते हैं कि जनाब ये फेलियर ऑफ स्टेट नहीं था, ये फेलियर ऑफ इंटेलिजेंस नहीं था, देखिए हमने सिचुएशन पे काबू पा लिया। हजूर मन 500 बंदे की ट्रेन पटरी फाड़ के अगवा कर ली गई थी। ये फेलियर ऑफ इंटेलिजेंस था, जिस तरह 9/11 एक फेलियर ऑफ इंटेलिजेंस था, जिस तरह 26/11 इंडिया वाला एक फेलियर ऑफ इंटेलिजेंस था। तो दिस वॉज अ फेलियर ऑफ इंटेलिजेंस। हम लोग हमेशा गलत चीज़ से फोकस करते हैं। सहाफ़ियों को दबाओ, जो लोग अपने राइट्स मांग रहे हैं उनको दबाओ। इस सारे के अंदर, इस सारे टर्मोइल के अंदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब कहते हैं कि पाकिस्तान नीड्स टू बी अ हार्ड स्टेट। उनका ये कहने का मकसद था कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी इतनी ज़्यादा फैल गई है कि अब पाकिस्तान को उसका हार्ड रिस्पॉन्स देना चाहिए। करंटली पाकिस्तान नंबर 2 है दुनिया में टेररिज्म के मामले में। बर्कीना फ़ासो से हम पीछे हैं। बर्कीना फ़ासो बिला वजह हमसे आगे है। हमें मेहनत का चांस दीजिए, हम इसमें भी इंशाल्लाह नंबर 1 हो जाएंगे। लेकिन टेररिज्म को पनाह देना, टेररिज्म को ग्रो कराना किसी सियासी पार्टी की हैसियत में नहीं था, किसी सिविल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन की हैसियत में नहीं था। हमारी मिलिट्री, पॉलिटिकल और जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट इनको जगह देती है। कैसे देती है? इनको ला के रिपॉपुलेट करती है अपने रजीम्स में। इनके थ्रू अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट प्ले आउट करवाती है और मुल्कों के अंदर इनको ताकतवर बनाती है। हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो हाफिज़ सईद साहब ने एक जमात चलाई जो कश्मीर की तहरीक की थी, ज़रूरी थी। उस जमात को हमने वेपनाइज़ किया, ट्रेन किया। अब वो जमात अगर कोई इंटरनल टेररिस्ट एक्टिविटी परफॉर्म करे तो वेपनाइज़ हमने ही किया था। हमसे मुराद हमारी ही डीप स्टेट ने किया हुआ था। उसी तरह अगर हम टीटीपी को देखें तो हम उनको स्ट्रेटेजिक डेप्थ के लिए इस्तेमाल करते थे। उसी तरह कई और लश्करी तंजीमें हैं जो हमने स्ट्रेटेजिक डेप्थ के लिए इस्तेमाल की हैं और वक्तन फ़वक्तन उनके साथ हमारे स्कर्मिशेस भी होते हैं। अब उसका रिज़ल्ट क्या होता है? बेपनाह ऑपरेशंस। टेक्निकली पाकिस्तान हार्ड स्टेट रहील शरीफ साहब के ज़माने से है। हम बेपनाह ऑपरेशंस नॉर्दर्न एरियाज़ में कर रहे हैं। उन ऑपरेशंस की वजह से कई लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं, उनके प्यार करने वाले, चाहने वाले फौत हो चुके हैं। वो हमारे स्टेट एंटिटी से अब नफ़रत करते हैं। बलूचिस्तान के केस के अंदर 2 एंटिटीज़ हैं। एक टेररिस्ट है, जिस तरह बीएलए या बीआरएफ है, और एक मारंग बलोच और बलोच यकजहती कमेटी है। अब जो टेररिस्ट हैं, उनके लिए तो ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी होनी चाहिए कि कोई भी वायलेंस का ज़रिया लेगा स्टेट को समझाने के लिए, वो गलत होगा। इसलिए हम पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की बात करते हैं, हम मारंग बलोच की बात करते हैं, बिकॉज़ इन लोगों ने वायलेंस रिसीव करने के बावजूद वायलेंस की ऑप्शन चुनी नहीं। ये एहतजाज करते हैं। अब जो बलोच यकजहती कमेटी है वो प्रोटेस्ट करना चाहती है, वो पीसफुली डेमोक्रेटिकली ऑपरेट करना चाहती है। अगर हम उनको भी जगह नहीं देंगे तो तब यही लोग जाके फिर इन जंगी तंजीमों में शामिल हो जाएंगे। मारंग बलोच खुद तो शामिल नहीं होगी, लेकिन उसके सपोर्टर्स होंगे। वो खुद उसको छोड़ेंगे और कहेंगे जनाब तुमसे तो रिजल्ट निकल नहीं रहा, हमारी डेड बॉडी से तुम रिकवर कर नहीं पाती, तो बेहतर है जाके हम दहशतगर्द बन जाए। और ये पूरा प्रोसेस हम केपीके में देख सकें। तो जो हार्ड स्टेट हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बात करते हैं, इसका जो नुकसान है वो अगले 30 साल की फिर टेररिज्म है। हाँ, एक चीज़ है जिसका आहिस्ता आहिस्ता माहौल गर्म किया जा रहा है, एथनिक क्लेंजिंग। पंजाब वर्सेस पख्तून, पंजाब वर्सेस बलोच, हमें समझ है कि रियासती इदारे क्या कोशिश कर रहे हैं कि एक एथनिक नफ़रत फैलाई जाए। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो लेफ़्ट की सियासत है वो भी एथनिक सियासत में बहुत मानती है। इस्लाम वो चीज़ है जो हम सबको यूनाइट करती है बियॉन्ड आवर एथनिसिटीज़। भारत एथनिक सियासत करा के लोगों के अंदर एथनिक नफ़रत पैदा करके फिर एक एथनिसिटी को वाइप आउट करने का मंसूबा दिया जा सकता है। ये हिटलर का मॉडल था, ये मॉडल चाइना के अंदर भी ऑपरेट हो चुका है, दुनिया में कई मुल्कों में हो चुका है और जिसके रिजल्ट्स हैं वो बहुत बहुत अफसोसनाक होते हैं। दुनिया क्या कहती है इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए अल्लाह का कानून है कि एक कत्ल नाहक करें तो पूरी कायनात का आपने कत्ल कर दिया।
तो एथनिक क्लेंजिंग तो किसी सिचुएशन में इस्लाम में जायज़ हो ही नहीं सकती, और क्योंकि हम इस्लामिक रियासत तो पाकिस्तान है, तो हमें इस चीज़ को सोचना है। जितने इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, जितने हैं, मैं उनके चलो नाम ले लेता हूँ। पाकिस्तान एक्सपीरियंस है, टीसीएम है, हाउ डज़ इट वर्क पॉडकास्ट है, रफ्तार है, हम हैं, अहमद फौज़ान है, कई और हैं, किसी का मैं नाम भूल रहा हूँ, मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। ये हम सारे के सारे आप समझे एक रिस्क की दुनिया में बैठे होते हैं। हर वक़्त एक टेंशन हमारे सर पे होती है, पैसे हमारे पास थोड़े होते हैं, एम्प्लॉइज़ की सैलरीज़ पूरे करने की एक ज़िंदगी मौत की बैटल हो रही होती है। हमारे पे पॉलिटिकल पार्टीज़ का प्रेशर आता है, वो ट्रोल करते हैं, बदतमीज़ियाँ करते हैं, टीएलपी का आता है, डीप स्टेट का आ जाता है। वो हम सब कुछ बर्दाश्त करते हैं आपके लिए कंटेंट बनाने के लिए। इसलिए उस कंटेंट को देखें, चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सबके चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब करें। सब पर कंटेंट शेयर करें। क्यों? क्योंकि पहली दफ़ा सोशल मीडिया ने इजाज़त दी कि आम आदमी आपकी आवाज़ बन सके। अगर वो आवाज़ें दब जाएँगी, इन चैनल्स को डिफीट कर दिया जाएगा, फरहान मलिक साहब को अरेस्ट करके अंदर जेलों में रखा जाएगा, तो फिर हम एक ऐसे मुआशरे की तरफ जा रहे हैं जहाँ से रिकवरी नामुमकिन हो जाएगी। फिर पाकिस्तान से ज़िंदा भाग वाली ही पॉलिसी चलेगी। हम सब ने कोई ना कोई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी सैक्रिफाइस करके, कोई इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी सैक्रिफाइस करके यहाँ पे बैठे काम कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हम यहीं पे रहें। इसलिए हम लोगों को सपोर्ट करें जितना आप कर सकते हैं। बाकी हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।